नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आज मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या के बारे में बात करूंगी। इस सामाजिक समस्या को हिंदी में दहेज और अंग्रेजी में डाउरी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो ना सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व विद्यमान है। शायद यही कारण है कि समाजशास्त्रियों की, समाज चिंतकों की इस पर हमेशा से एक नजर रही है कि आखिर इस समस्या के अस्तित्व के क्या कारण हैं, दहेज क्या है और किस प्रकार से इसे दूर किया जा सकता है। एक बहुत लंबा अरसा इस प्रयास में रहा है कि इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए और इसे दूर करने के प्रयास किए जाएं, जो कि सार्थक होने के लिए निर्भर होते हैं एक सामूहिक प्रयास में। इसीलिए इस समस्या के बारे में जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। परीक्षा उपयोगी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो इस समस्या का अर्थ, इसके कारण, इसको दूर करने के उपाय और दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दहेज क्या है। दहेज पारिवारिक समस्याओं में प्रमुख समस्या के रूप में जाने जाने वाली एक समस्या है विचारने की बात ये कि परिवार, जो कि समाज की मूलभूत इकाई के रूप में अपनी पहचान रखता है, और उसमें जब एक बालक और बालिका का जन्म होता है, तो उसी के साथ ही समाज में उनकी परिस्थिति और भूमिका का भी निर्धारण हो जाता है। भारत विशेष के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर परिवार में पुत्री का जन्म होना, साथ ही विवाह के लिए उसके बारे में सोचना अधिक देखने को मिलता है, और उसका कारण बनता है दहेज। दहेज समस्या विवाह संबंधी समस्याओं में एक गंभीर समस्या मानी जाती है। यूं कहा जाए कि दहेज नई उत्पन्न समस्या है या इस काल की समस्या है, तो ये गलत होगा, क्योंकि दहेज का जो रूप है वो प्रारंभ से ही देखने को मिलता है और लगभग हर काल में इसकी उपस्थिति देखने को मिली है। दहेज की प्रथा समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, पर सबसे बड़ा अंतर ये था कि उस समय दहेज स्वेच्छा से दिया जाता था। उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी, उसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं थी। माता पिता अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुरूप खुशी से अपनी पुत्री को जो भी भेंट दिया करते थे, उसे लड़के वाले का परिवार सहर्ष स्वीकार करता था और जनजीवन में इसे समस्या के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे इसमें एक रूढ़िवादिता ने जन्म लेना शुरू किया। धीरे धीरे ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार एक बाध्यता बनने लगा, एक प्रेशर क्रिएट किया जाने लगा। और जब परिवार पर इस प्रकार का आर्थिक प्रेशर कि वो अपनी बेटी के लिए एक कुछ निश्चित चीजें निर्धारित रूप से दहेज की मांग के रूप में दें, तो वो एक समस्या के रूप में पहचान बनाने लगा। और इसी कारण से बेटी के जन्म से कुछ बातें चिंता का विषय समाज में देखने को मिलने लगी। और यही कारण है कि आज इस समय में भी समाज के समक्ष दहेज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए लंबे समय से समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर विचार किया। और बात की जाए अगर परिभाषाओं की, तो फेयरचाइल्ड कहते हैं कि दहेज वह संपत्ति है, धन है,
जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन काल में इसे समस्या नहीं माना जाता था, क्योंकि विवाह के अवसर पर नव दंपति को खुशी से लड़की के माता पिता या निकट संबंधी भेंट देते रहे थे। लेकिन जब इसमें शर्त शामिल हो गई, बाध्यता शामिल हो गई, एक तरीके का प्रेशर शामिल हो गया, तब ये एक समस्या का स्वरूप धारण करने लगा। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे पहला, विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, अथवा दूसरा, विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो या स्वीकार किया हो। जी हाँ, बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा, और उसने इस बात को स्पष्ट किया कि दोनों ही पक्षों में से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक शर्त के रूप में या तो विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद इसे स्वीकारा हो तो वे दहेज है। हालांकि नव दंपति को कुछ भी चीजों को भेंट स्वरूप देना विवाह के समय लंबे समय से चले आने वाली एक परंपरा है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी न्यूली मैरिड कपल है उसे वो सुविधा या वो महत्वपूर्ण चीजें जो एक नए जीवन में उन्हें सहयोग करेंगी, वो एक भेंट स्वरूप दी जाए। यहाँ बाध्यता की बात नहीं रही थी, लेकिन जब इसे एक शर्त बना दिया गया, जब इसे लड़की वालों के लिए एक बाध्य मूलक परिचय देने के लिए उन्हें विवश किया गया, तब ये समस्या का स्वरूप धारण करने लगी। और इसीलिए दहेज समाज में एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में जानी जाती है। कई परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए भी इसके तरफ झुकते हैं या इसका पालन करते हैं। लेकिन जो परिवार आर्थिक रूप से इतने अधिक संपन्न नहीं है, उनके लिए ये बाध्यता कष्टमूलक सिद्ध होती है और परिणाम स्वरूप जो दूसरी अन्य समस्याओं को जन्म देती है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दहेज के कारणों के बारे में। तो कुछ निश्चित कारणों की बात इस स्लाइड में की गई है, जैसे कुलीन विवाह, बाल विवाह, विवाह संस्कार की अनिवार्यता, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, गतिशीलता में वृद्धि और धन का महत्व। सबसे पहले बात करते हैं अगर कुलीन विवाह की, तो ये एक माता पिता की ख्वाहिश रहती है कि वो अपनी बेटी का विवाह या तो अपने समान या अपने से ऊंचे परिवार में उसका विवाह करें। और इस कुलीन विवाह के लिए माता पिता धन इकट्ठा करके बेटी के विवाह में दहेज के रूप में देने की इस प्रथा को स्वीकार करते हैं, और यहीं से कुलीन विवाह दहेज का कारण बनना प्रारंभ होती है। बात करें अगर बाल विवाह की, तो इसका निर्णय भी बच्चों के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, और बहुत ही छोटी उम्र में जब वो विवाह का अर्थ ही नहीं समझ रहे होते हैं, तब भी इस बात का निर्धारण हो जाता है और एक निश्चित दहेज की मात्रा का भी निर्धारण हो जाता है, जो लड़की वालों के द्वारा लड़के वालों को दिया जाता है। विवाह संस्कार की अनिवार्यता की जब बात आती है, तो विवाह को लड़कियों के लिए अनिवार्य माना गया, एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में स्वीकारा गया, और इस तरीके से एक अलग सा दबाव लड़की पर भी और लड़की के माता पिता पर भी रहता है कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह
बहुत ही इस प्रकार से करना है कि समाज में उसकी एक पैठ बने, उस दूसरे परिवार में उसको सम्मान मिले, और इसके लिए अधिक से अधिक दहेज जुटाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की होड़ में भी दहेज समस्या बनती गई। यदि लड़का या माता पिता की ख्वाहिश है कि ऐसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करे जो बहुत अच्छी नौकरी पर हो, जो बहुत ही प्रोफेशनली सेटल्ड हो, तो माता पिता इस ओर ध्यान देते हैं कि जो लड़के की पढ़ाई पर खर्चा हुआ है उसे विवाह के द्वारा कंपनसेट करा जाए, और दहेज की मांग रखी जाती है। और ऐसे समय में लड़की वालों के लिए भी ये एक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दहेज दे करके एक अच्छे कुल का, एक अच्छा सेटल्ड लड़का अपनी बेटी के लिए चुने, और उसको भेंट स्वरूप दहेज के नाम पर चीजें दे, जिससे कि उनकी बेटी सुरक्षित और अच्छा जीवन जिए। गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण भी आज लोग अपने गांव से, अपने परिधि क्षेत्रों से बाहर आ गए हैं, जिसके कारण से विवाह के समय दूर तक अपने कुल का, अपनी जाति का जब लड़का ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तब भी दहेज एक समस्या का रूप लेने लगता है, क्योंकि वहां पर भी इन दूरियों को मापने में दहेज वो साधन बनता है जो विवाह को संपन्न कराता है। और धन का बढ़ता हुआ महत्व आज इस औद्योगिकरण, नगरीकरण के जीवन में सामान्य रूप से देखा जाता है, और दहेज की मांग को भी इसी संदर्भ में जोड़ा जाता है, जिससे कि ये कह करके कि आपकी बेटी बहुत अच्छा जीवन जिएगी, और माता पिता से शर्त रखी जाती है। ये अलग बात है कि जब दहेज दे दिया जाता है इस विश्वास के संग में कि एक शर्त के रूप में उसे स्वीकार करके दे दिया जाता है, जिससे कि उनका बेटी का जीवन सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की उसे समस्या नहीं आए, फिर क्यों दहेज के नाम पे लड़कियों को जलाया जाता है, या ऐसे मामले सामने आते हैं जो विचार विचार करने पर मजबूर कर देते हैं कि दहेज दिया तो था, फिर भी समस्या आई, फिर भी इतना कष्ट आया, फिर भी लड़की का जीवन परेशान हुआ। बात करते हैं दहेज प्रथा के दुष्परिणामों की। तो पारिवारिक विघटन एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है जो आसानी से देखने को मिलता है। यदि माता पिता की आर्थिक क्षमता सुदृढ़ है तो शायद हो सकता है कि वो आसानी से उन शर्तों को पूरा कर दें, लेकिन जब इस प्रकार से आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होती है और फिर भी विवाह के समय लड़की के माता पिता के समक्ष एक चुनौती शर्त के रूप में आती है, तो वो पारिवारिक विघटन के रूप में दिखाई देती है। नतीजा ये रहता है कि या तो माता पिता या लड़की स्वयं आत्महत्या का मार्ग अपना लेती है, इस भय से कि लोग क्या कहेंगे, इस भय से कि अगर ये नहीं हुआ तो विवाह नहीं होगा, और ये भय आत्महत्या की ओर व्यक्ति को प्रेरित कर देता है। इसी कारण से कई परिवारों में ऋणग्रस्तता की समस्या देखने को मिलती है। माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए येन केन प्रकार ऋण लेकर के भी इस शर्त को पूरी करने की कोशिश कहते हैं। कई जगह जब इस प्रकार का भी माहौल देखने को नहीं मिलता, तो वहां बेमेल विवाह की एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जो विचारणीय होता है, जहां लड़का और लड़की में किसी प्रकार का मेल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि लड़की के माता पिता धन दहेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए बेमेल विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। इस समस्या ने मानसिक समस्याओं को भी जन्म दिया है। कई बार मानसिक असंतुलन का भी शिकार व्यक्ति हो जाता है जब वो दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से, शर्त के रूप से पालन नहीं कर पाता है, तो एक प्रेशर महसूस करता है और अपना संतुलन भी खो बैठता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति इस बात को दर्शाती है कि उनके पास
बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं हो रही है कि वो इस बात का विरोध करे, या वो इस प्रकार का विवाह ना करें, या वो विवाह को एक खुली चुनौती दे करके अस्वीकार करें, क्योंकि उनकी निम्न स्थिति उन्हें बाध्य करती है कि ये एक प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, तो सहयोग दे करके इसे संपन्न ही कराए। और नतीजा, अपराध वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति जैसे तैसे किसी भी मार्ग से दहेज के लिए धन को एकत्रित करने की कोशिश करता है। और शायद यही कारण है कि इन सभी समस्याओं को, इन सभी बातों को देखते हुए दहेज एक समस्या के रूप में प्रतीत होता है। दहेज के नाम पर लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उनके संग घरेलू हिंसा होती है, किसी न किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और नतीजा बहुत सारी दूसरी समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है। ये गंभीर समस्या है, इसलिए जरूरत है इस पर कुछ विचार करने की। तो इस स्लाइड में कुछ सुझावों की बात हम करते हैं। चूंकि दहेज का संबंध एक समस्या के रूप में स्त्री से अधिक है, प्रताड़ित समाज में उसकी कम सम्मान उसको मिलने की स्थिति जो बनती है, उसमें स्त्रियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि वो जागरूक होकर के स्त्री शिक्षा के महत्व को समझे, शिक्षित हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी योग्यता को पहचाने, और इस प्रकार से दहेज की जो एक समस्या है उसे अस्वीकार करे, अपने पैरों पर खड़ी होकर के इसे एक शर्त के रूप में कभी ना स्वीकारे, और दूसरों को भी इस बात के लिए सजग करे और जागरूक करे कि यह एक सामाजिक समस्या है जो कि सामूहिक प्रयत्नों से ही रोकी या थामी या खत्म की जा सकती है। लड़की के लिए भी जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता आज की मांग है, जिसमें इस बात की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि दहेज की मांग आगे से आएगी। अपनी स्वतंत्रता से, अपने विचारों का प्रयोग करके व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव करता है, तो कई बातें समस्या का स्वरूप लेने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता देना इस समस्या को कम करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि इस प्रकार से अंतरजातीय विवाह को जब मान्यता समाज में आसानी से मिलने लगेगी, तो लोगों में इस बात का भय कम होगा कि उन्हें अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए अधिक से अधिक धन एकत्रित करना है, और विवाह के समय उस धन को दहेज के रूप में अपनी बेटी को देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें कि स्त्री शिक्षा की प्रेरणा के संग, अंतरजातीय विवाह को मान्यता के संग, और जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता के संग आवश्यकता है एक स्वस्थ जनमत की, पब्लिक ओपिनियन की, कि लोग इस बात को समझदारी से स्वीकारें कि आज के दौर में लड़का लड़की एक समान है, वो अपने क्षेत्रों में जो भी कार्य कर रहे हैं वो जीवन जीने के लिए बहुपयोगी होते हैं, और इसीलिए जब महिला को भी बाहर काम करने की स्वतंत्रता की और साथ ही साथ आवश्यकता महसूस है कि वो काम करे, तो पुरुष को भी उसका साथ देते हुए घरेलू जिम्मेदारियों में साथ देना चाहिए, और इस प्रकार की एक समस्या को रोकने में सहायता देनी चाहिए। तो स्त्री और पुरुष दोनों के स्वस्थ जनमत से इस सामाजिक समस्या को रोका जा सकता है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। लड़कों को भी इस तरीके से पढ़ना लिखना और रोजगार में अपने आप को स्थापित करना चाहिए कि वो इस प्रकार की शर्तों का साथ ना दें कि लड़की आगे से कुछ निश्चित अमाउंट या गिफ्ट लेकर के आए दहेज के रूप में, बल्कि इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि अपने बूते पर और साथ मिलकर के कैसा जीवन जीना चाहिए जिसमें इस प्रकार की समस्या को कोई स्थान ना दिया जाए। हालांकि ये सारे प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर किए जाते हैं
किए जा रहे हैं और साथ ही साथ देता है कानून भी। जब इसे समस्या के रूप में स्वीकारा गया तब दहेज विरोधी कानूनों का भी निर्माण हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में इस बात का प्रावधान रखा गया कि दहेज की मांग को या किसी भी विवाह के समय की गई शर्त को, जो कि दहेज या कि गिफ्ट के रूप में भले ही कह दी जाती है लेकिन एक प्रेशर डालती है लड़की वालों के ऊपर, उसे स्वीकार ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी इस बात की ध्यान देने की बात है कि पहले तो इस बात का अर्थ स्पष्ट हो कि गिफ्ट कौन सी कैटेगरी में रखे गए, क्योंकि यहाँ पर 1961 के एक्ट में इस बात के बारे में बहुत स्पष्टता दिख नहीं होने से पुनः संशोधन किया गया और 86 में इस बात को दोबारा कहा गया कि कुछ निश्चित कैटेगरीज रखी गई हैं जिसे दहेज के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी कारण से कुछ डेफिनेट पनिशमेंट्स की बात आती है, कारावास की बात आती है, जब इस बात की शिकायत दर्ज की जाती है और इसे कानूनी रूप से गलत ठहराया जाता है। तो इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि सामाजिक समस्या जिसे हम दहेज के रूप में देखते हैं, वो ना सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की समस्या है, ना सिर्फ एक समाज की समस्या है, बल्कि विश्व पटल पर मानव हर व्यक्ति के लिए एक समस्या है और इसका समाधान भी सामाजिक समस्याओं के समाधान की तरह सामूहिक रूप से ही ढूंढना होगा। स्त्री को अपने पैरों पर खड़े होके स्वावलंबी होकर के इस बात को शिक्षा प्राप्त करके सिद्ध करना होगा कि वह भी काम करने के लिए, एक जीवन जीने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितना कि पुरुष है। और माता पिता को भी अपनी पुत्री को वो स्वावलंबन देना होगा, वो विश्वास देना होगा, वो आत्मविश्वास जगाना होगा जो कि बालकों के लिए या बेटों के लिए उनके द्वारा दिया जाता है। ऐसी सोच बनानी होगी कि लड़का भी इस बात के लिए सचेत रहे और बहुत ज्यादा जागरूक होकर के विचार करे कि वो दहेज को लेने में और ना ही माता पिता बनने पर देने में साथ देंगे। और कुछ इस प्रकार की बातों के संग कानून का भी सहारा लेने की जब जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए इसे मानते हुए कि ये हमारी मदद के लिए है, इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दहेज एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है जिसके बारे में चिंतन लंबे समय से किया जाता रहा है और इस समस्या का विकृत रूप और आगे ना देखने को मिले, इसके लिए कोशिश आज से ही की जानी चाहिए। दहेज के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में, कारण के बारे में और उससे जुड़े हुए दुष्परिणामों के बारे में और सुझावों से संबंधित इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखते हुए प्रश्नों को तैयार करें जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सहायता प्रदान करेंगे और मानव होने के नाते गहन चिंतन करें ताकि इस समस्या को दूर करने में हम भी अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।